दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में अपन आज क्लास लेके आए, क्लास नंबर 29। अब तुम लोग कहोगे कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, तो सनम ये भी तो याद रखा करो कि क्लास तो डेली कोई ना कोई आती ही आती है ना। अब एक ही इंसान है, संभव एक ही दिन में एक दो वीडियो बना पाएगा, नौकरी भी है, परिवार भी है ना। तो वो थोड़ा ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो क्लास से पीछे नहीं हटता मैं देने में, लेकिन समय की भी महिमा का ध्यान रखा करो साहब। तो शुरू करते हैं अपन लोग आज जो अगला टॉपिक है क्लास ज्योग्राफी का। 28 क्लास अभी तक हो चुकी हैं और पिछली बार अपन ने ये नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, मज़ा आएगा साहब। खेती बाड़ी होगी साहब, है मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। तो जो फसल होती है वो अपन पढ़ेंगे साहब। कृषि मतलब फसल, फसल मतलब खेती बाड़ी। तो कुल मिलाकर 3 तरह की फसलें होती हैं, आप सभी जानते हैं। धुआं मचा रखा है खेती बाड़ी करने में। एक फसल होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। 3 तरह की फसलें आपने सुनी है शुरू से ही। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब हर फसल की अपनी अपनी क्वालिटी है, वो अपन ने को समझ लेती हैं। सबसे पहले अपन रबी की फसल देखेंगे साहब। तो रबी की फसल उगाने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है? जो महीना अभी चल रहा है साहब, ठीक है। बेस्ट टाइम इसका रहता है कि अगर फसल आपको उगानी है तो अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है उस टाइम में बो दी जाती है और अप्रैल मई के आसपास ये काट ली जाती है। तो बोने के लिए जो समय है, बोने का समय, फसल बोने का, वो क्या हो जाएगा? बोने का समय हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर नवंबर। और काटने का जो समय है साहब, समझ रहे हो? चूतिया काटने का समय नहीं, फसल काटने का समय है। ऐसा नहीं कि तुम लड़कियां लड़के मिलके आपस में एक दूसरे का काट दें, वो वाला काटना नहीं है ये फसल काटना है, ठीक साहब। तो फसल कब कटेगी? अप्रैल मई में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब फसल बोई जाती है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा कम होना चाहिए। और जब फसल काटी जाती है तो इसका मतलब थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, है ना, हाई गर्मी। तो ये बात भी अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं कि बोने के समय कम तापमान की ज़रूरत है और काटने के समय ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है। भाई अप्रैल मई में गर्मी बढ़ जाती है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और अक्टूबर नवंबर में इस वक्त जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम चल रहा है। तो आपने समझ लिया। अब कुछ बढ़िया से अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रबी की फसल के एग्जाम्पल क्या है। तो वही सब जो इतने टाइम बोई जा रही हैं वो सब रबी फसल हैं। गेहूँ है आपका, गेहूँ जौ चना मटर सरसों, ये सारी कौन है? आलू राई, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, अलसी, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, इम्पोर्टेंट आपको लिखवा दिए। जैसे गेहूँ जौ चना मटर सरसों आलू राई अलसी, ठीक साहब। गेहूँ जौ चना मटर सरसों आलू राई अलसी। अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, अप्रैल मई में काटेंगे, यानी टेम्परेचर कम होगा तब बोई जाएगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब काट ली जाएगी साहब, ठीक है। अगला जो फसल है वो कौन सी है? रबी के बाद, रबी के बाद जो फसल है वो है खरीफ की फसल। तो अपन अब खरीफ की फसल देखते हैं साहब। 3 तरह की फसलें होती हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है? तो वो ये जैसे अप्रैल मई में कट गई, ये वाली फसल अप्रैल मई में काट दी, मई में काट दी, अगला महीना जून आएगा, ज़मीन जो है खाली हो जाती है, तो जून में ये खरीफ की फसल बो दी जाती है। तो एक तो ना बुवाई का समय, बोने का समय क्या हो जाएगा? वही जून जुलाई। क्या हो जाएगा? जून जुलाई। भाई धरती तो वही है, ज़मीन तो वही है। जब रबी की फसल लगी हुई है फिर मई में कट गई, तो जब ज़मीन खाली हो जाएगी तो ये बो देंगे साहब खरीफ की। क्लियर है? तो खरीफ की फसल कब बो देंगे? जून जुलाई में। और कब काट लेंगे? कटेगी भी तो नहीं, चूतिया भी तो काटना है कि नहीं? कट गया भैया, खरीफ का भी कट गया, सबका कटा है, हमारा भी कटा है, तुम्हारा भी कटेगा, सब एक दूसरे का मिलके काट ही तो रहे है कि नहीं? बताओ है? कोई किसी का काट रहा है, कोई किसी का काट रहा है, जिसको जो मौका मिल रहा है सब काट ही रहे हैं साहब, है। लड़कियों को मौका मिलता है लड़कियां काट देती हैं, लड़कों को मौका मिलता है लड़के काट देते हैं। तो कटो भैया, तो काट दो भैया। काटने का समय कब हो जाएगा खरीफ की फसल का? तो ये आपका सितंबर अक्टूबर में कट जाएगी।
जब कट जाएगी, जब जब से ये सितंबर अक्टूबर में कटती है तभी तो अक्टूबर नवंबर में ये वाली बो पाते हैं हम। तो एक चक्र चल रहा है सिंपल समझने के लिए। तो ये सितंबर अक्टूबर में कटेगी। जब खरीफ की कटती है तभी तो रबी की बोई जाएगी। एक का कटता है तभी तो दूसरा आता है कि नहीं? तुम जाओगे तो कोई दूसरा आएगा, तो वही सिस्टम चलता है। खरीफ गई तो रबी आ गए, रबी गई तो खरीफ आ गए, है कि नहीं? कोई ना कोई तो चलता ही रहता है समय। तो आपने ये भी समझ लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जून जुलाई अगस्त जो टाइम होता है उस टाइम में बारिश होती है कि नहीं होती? आप बताओ भाई। ये जून जुलाई में बो दी, सितंबर तक चल रही है, मान लो जून जुलाई अगस्त सितंबर महीना बरसात का है ना। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में मैं खरीफ बो आया, है कि नहीं? तो तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम का इस पूरा समय है। इसका मतलब ये हो गया कि जो खरीफ की फसल है वो वर्षा की फसल है, बारिश की फसल है। भाई ये टाइम ही पूरा बरसात का है, आराम से तेल के पकौड़े तलो और खरीफ की फसल बो दो। ठीक साहब। तो इसका मतलब वर्षा की फसल कौन सी कही जाती है? खरीफ कही जाती है। क्लियर है? अब इसमें भी आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखोगे, बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो देख लो साहब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं खरीफ की फसल के। हालांकि ये सबको पता है, सब गांव देहात के लोग हैं। जैसे धान है, सोयाबीन, धान, सोयाबीन, अरहर, अरहर की फसल है, तिल, मूंग, ये सारे जो हैं खरीफ के एग्जाम्पल हैं। उड़द है, ये सब दाल जो होती है, ज़्यादातर दाल मतलब मसूर की जो दाल है वो, मसूर कह रहा हूँ इसकी, मूंग की जो दाल है, अरहर की जो दाल है, उड़द की दाल है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। जैसे लोबिया है, ये भी खरीफ की फसल है। ज्वार की फसल, रागी, ये सब जो है कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। बाजरा कई बार पूछा गया है कि बाजरा कौन सी है, तो बाजरा साफ खरीफ की है। मूंगफली, तम्बाकू, अच्छा तम्बाकू भी एक फसल है, पता है? आराम से। तम्बाकू कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। कोई अगर तुम तम्बाकू खा रहे हो और कोई पूछे क्या खा रहे हो साहब, अरे कुछ नहीं, खरीफ की बहुत पवित्र फसल खा रहा हूँ मैं, है कि नहीं? ऐसे बता दो। तम्बाकू खा रहे हो और ये कोई पूछे तो बता देना खरीफ की फसल है भैया, बहुत खरीफ की फसल। तो ऐसे बच जाओगे कुटाई होने से, है कि नहीं? तो धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ओबिया, जी आजरा, बाजरा, ये सब कौन है? खरीफ की फसल है, जो वर्षा की फसल होती है साहब। ये भी आपने समझ लिया। अगली जो फसल थी वो कौन सी है? देखो ये गई, तीन बताई थी। तो रबी हो गई, खरीफ हो गई, और अब बात आएगी जायद की। तो जायद भैया भी आ गए साहब। तो जायद की फसल देखते हैं अपन। और सब बढ़िया चल रहा है? तो जायद की फसल देखेंगे तो कब होगा ये आइटम बीच वाला है। मतलब जैसे ब्रेकअप होता है, जैसे ये लड़की है मान लो बढ़िया सी सुंदर सी, ये एक लड़का है बढ़िया सा, इन दोनों में जब तक प्यार था तब तक तो सही था। मतलब ये रवि हो गए, इनका नाम ये लड़का है, मान लो ये लड़का मान लेते हैं, ये लड़की है, गुस्से में हो रही है, थोड़ी गुस्से में दिखा दो, लड़की गुस्सी है, ये लड़की है, इसका नाम है मिस खरीफ। अब इनमें प्यार चल रहा था तब तक तो सब कुछ सही था। बीच में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप जो हुआ तो बीच का टाइम हो गया खाली। तो जब खाली थे तो जायद आ गए, एंट्री मारते हैं जायद। तो ये वही वाले जायद हैं जो बीच में एंट्री मार रहे हैं। जब ब्रेकअप हो गया रबी और खरीफ के बीच में, तो जो तन्हाई का समय था उसमें जायद ने अपना आनंद ले लिया। इसका मतलब है ये रबी और खरीफ के बीच में ये फसल जब टाइम मिलता है तो उगा ली जाती है साहब। ठीक है, बीच वाला है, कंधा है, कंधा कहते हैं ना, कंधा है ये। तुम कौन हो? हम कंधा हैं, हम जो है सहारा देते हैं। तो बस वही जायद है ना, ये सहारा दे रहा है साहब। तो ये रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है, उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? रबी और खरीफ के बीच वाले टाइम में जो होता है। बीच वाला टाइम कौन सा है? कि वही मार्च वार्च से लेके, जैसे ये आपका अप्रैल मई में कटना था तो मार्च अप्रैल में बो दो, और ये जून जुलाई तक चल रहा था तो मार्च से लेके जून का टाइम, मई मतलब मार्च अप्रैल मई ना, ये ऐसे टाइम होते हैं बीच वाले। तो इसका मतलब है कि जो इसका बोने का समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्च के आसपास, और जो काटने का समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जून के आसपास। ठीक है।
क्लियर हो गया मामला। यानी मार्च में बो दो साहब और जून में काट दो। अब इसका एग्जाम्पल, ये बीच वाले एग्जाम्पल कौन है? जब प्यार हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और बीच का जो टाइम होता है तो आराम से बैठ के खीरा ककड़ी खाओ। भाई रबी और खरीफ का हो गया ब्रेकअप, तो आराम से खीरा काट के खाओ, ककड़ी काट के खाओ, तरबूजा खाओ। भाई प्यार मोहब्बत तो है नहीं है कि जो तुम मैंगो शेक पियोगे, अब तरबूजा ही खाओ है कि नहीं? बताओ तरबूजा कब खाया जाता है? सस्ता आता है। तो जो सिंगल हो गए, ब्रेकअप हो गया, तरबूजा खाओ, खरबूजा खाओ, बैठ के गर्मी आराम से आनंद लेते हुए। ठीक साहब। ज़्यादा मन करे तो करेला खा लेना। करेला जो है आइए से पूछा जा चुका है एक बार, करेला कौन सी फसल है भैया? जायद की है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा और करेला तो खाओ भाई। मुंह भी तो सड़ा हुआ है। ये लड़की बैठी है सुंदर सी, ब्रेकअप हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा खर्चा कौन उठाएगा इसका। भाई पहले तो बॉयफ्रेंड खर्चे उठा रहे थे, अब बॉयफ्रेंड तो रहा नहीं है, तो इनका मुंह कैसा हो जाएगा? करेले जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ है कि नहीं? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारा खर्चा बॉयफ्रेंड उठा रहा था इसलिए तुम सुंदर लग रही थी। तुम्हारा रियल मुंह करेले ही जैसा है कि नहीं? और करेले वाली अपना नाम तो बता, है कि नहीं? तो करेले जैसा मुंह सड़ जाएगा लड़कियों का, तो सड़ गया साहब। इस तरह से आपने ये 3 फसलें देख ली। अच्छा, फसल होती हैं तो सिंचाई होती है, तो कुछ सिंचाई भी देख लेते हैं अपन। 3-4 तरह की सिंचाई होती है, बड़ा पूछा जा चुका है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते साहब। और करेले सड़ तो नहीं गए तो सिंचाई देख लो भैया अपना। तो देखो 3 तरह की सिंचाई होती है साहब, मैं आपको भी मोहब्बत में समझा दूंगा। एक को कहते हैं वृहद सिंचाई, वृहद सिंचाई योजना, वृहद सिंचाई योजना। दूसरी जो होती है वो होती है मध्यम सिंचाई योजना, और तीसरी होती है वो होती है आपकी लघु सिंचाई योजना। ठीक साहब। इंग्लिश में कह लो भाई, समझ लो, ये भाई बहुत बड़ी वाली हो गई, ये मीडियम हो गई, ये स्मॉल हो गई, स्मॉल, ये मीडियम और ये लार्ज। ठीक साहब। तो ये सब समझते ही होंगे इंग्लिश मीडियम वाले। जो वृहद सिंचाई होती है वो क्या होती है? 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की अगर जगह है, 10,000 हेक्टेयर प्लस, यानी प्लस का मतलब है 10,000 हेक्टेयर की ज़्यादा अगर सिंचित जगह है, सिंचित भूमि, तो उसको कहेंगे सिंचाई, वृहद सिंचाई परियोजना। कौन सी कहेंगे? वृहद सिंचाई परियोजना। सिंचित भूमि का मतलब समझ गए? जैसे ये कोई ज़मीन है, अगर इस पर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ये जगह है और यहाँ पर सिंचाई करनी है, तो ये वाला प्रोजेक्ट काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी जगह होती हैं जहाँ 10,000 हेक्टेयर से बड़ी जो जगह होंगी? जैसे नदी घाटी परियोजना होती है। जैसे कोई बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना है, वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे और आप समझ सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, तो वो किस में आती हैं? वृहद सिंचाई प्रोजेक्ट में आती है, क्योंकि वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की जगह कवर करती हैं। मीडियम वाली कौन सी होती हैं? वो मीडियम वाली वो होती हैं जो 2,000 से 10,000, 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो, 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो। वो वाली जो भूमि होती है वो कौन सी होती, वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है? मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा छोटी नहरें। क्या हो जाएगा? छोटी नहरें। जो छोटी छोटी नहरें होती हैं वो इस एरिया में आती हैं 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में, और बड़ी बड़ी जो नहरें हैं वो आती हैं 10,000 से ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से लघु वाली देख लोगे, तो लघु जो सिंचाई परियोजना है वो कौन से एरिया को कवर करेगी? तो यार ये तो बच गई सीधे सीधे, जो एरिया 2,000 हेक्टेयर से कम का है, 2,000 हेक्टेयर से जो कम का एरिया है वो लघु सिंचाई परियोजना में आता है। जैसे अब 2,000 हेक्टेयर से कम नीचे क्या बचा? जैसे आपके बच गए साहब कुएं टाइप के हो गए ना, या नलकूप हो गए, या तालाब हो गए, सबसे बढ़िया तालाब हो गए, या आपके कुएं हो गए। ये जो होते हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं, 2,000 हेक्टेयर से कम के होते हैं। तो क्लियर समझ लिया। वृहद सिंचाई, जो सिंचाई है, वृहद सिंचाई परियोजना वो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर की है, मध्यम है वो 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, और लघु जो है वो 2,000 से कम के बीच में है। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब इसका मतलब आप सिंचाई भी पूरी समझ चुके हैं। अब आपको कुछ नोट लिखने हैं साहब, निकाल लो भैया नोट बढ़िया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंचाई को लेकर कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, वो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम मैं आपको एक साथ ही लिखवा देता हूँ। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम बहुत पहले शुरू किया था उसको कहा जाता है
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये सारी चीज़ें इसलिए शुरू की गई थी ताकि भारत में सिंचाई को बढ़ावा मिल सके। और ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1974 से 75, यानी 1974-75 के आसपास का जो समय था उसमें शुरू किया गया था कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये IAS और PCS दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वैसे भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ, फर्जी चीज़ें कराता ही नहीं हूँ। बातें फर्जी फर्जी कर लूँगा, मतलब हंसी मजाक की कर लूँगा मैं आपके संग कि पढ़ाई के वीडियो में 2 मिनट हंसी मजाक कर लिया, लेकिन मेरे जो अगर पढ़ाई वाली जो चीज़ है उसमें संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज़ कराता हूँ जो पेपर में है। ठीक सर, पेपर के लिए ज़रूरी है। फालतू की एक भी चीज़ आपको मेरी वीडियोज़ में पढ़ाई से संबंधित नहीं मिलेगी। हंसी मजाक मिल जाएगा, वो फालतू का आप मान सकते हो। कई लोग शिकायत करते हैं मेरे से, मेरी टीम बताती है कि समझ भैया बीच बीच में जो इधर उधर की हंसी मजाक करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। वो मेरी टीम उनसे कह देती है अगर पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती तोड़ेंगे, मत देखो वीडियो, है कि नहीं भाई? जब कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मत देखो, आगे बढ़ा दिया करो जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मैं तो हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति हूँ, है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। आगे देखो, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक कार्यक्रम और था दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, उसको कहा जाता था त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ये भी भारत सरकार ने शुरू किया था। और ये जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1996-97 में। ठीक साहब, ये यानी सबसे पहले कमान फिर तीर, ऐसे याद रखो। देखोगे कमान से तीर निकाला, तीर मतलब त्वरित, ऐसे याद रख सकते हो ना, हल्का हल्का आइडिया लगेगा। तो क्रोनोलॉजी आ जाएगी तब भी। तो कमान से तीर निकाल दिया, यानी तीर मतलब त्वरित। तो कमान 1974-75 में, त्वरित यानी 1996-97 में। इसके बाद फिर सरकार को और इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, तो उन्होंने क्या किया, एक और कार्यक्रम शुरू किया जिसको कहते हैं जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। मूल्यांकन प्राधिकरण एक अथॉरिटी बना दी जो पूरा वाटर के बारे में सब चीज़ें देखने लगी। ठीक है, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण बना दिया। और ये बनाया साहब 2001 में। ठीक है, कमान से तीर निकाला जल की तरफ के, ठीक है, मतलब कमान से तीर निकाला और तीर का जाएगा जल में। ओके साहब। और उसके बाद फिर एक और सरकार को आनंद आ रहा था, तो जब इतना बड़ा तीर निकल ही गया तो सरकार ने फिर एक हरियाली योजना शुरू करी। हरियाली योजना। और हरियाली योजना देखने में तो आपको लग रहा है कि ये पर्यावरण से संबंधित होगी। हरियाली भाई क्या होती है? पर्यावरण संबंधित ही हो ना, ग्रीनरी, पेड़ पौधे लगाना है, वृक्षारोपण जैसा लग रहा है, लेकिन ये वृक्षारोपण से संबंधित नहीं है। ये 2003 में शुरू की गई थी। और इसका जो संबंध है वो किससे है? इसका संबंध है जल प्रबंधन से, सिंचाई से, एक तरीके से वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन PCS में 2 बार आ चुका है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन रहता है वृक्षारोपण। ज़्यादातर लोग इसमें वृक्षारोपण पेल देते हैं क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि जो हरियाली है वो वृक्षारोपण नहीं है, वो वाटर मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन है। और इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। अगर इन चारों के बीच में क्रोनोलॉजी आ जाए तो सबसे पहले कमान से तीर निकला, जल की तरफ वो तीर गया और अंत में सब कुछ हरा हरा हो गया साहब। ठीक है, ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो। ये ईयर भी मैंने साथ में इसीलिए बताई है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से है। ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं साहब। कई लोगों को चुल्ल मची थी, ज्योग्राफी क्लास नहीं आ रही है। अब लो साहब, मैं क्लास आपको दोस्तों सच में दूँ, लेकिन मैं कभी कभी जानबूझ कर नहीं देता। क्यों नहीं देता मालूम है? मुझे भी कुछ चीज़ें आप लोगों में से कई लोगों की अच्छी नहीं लगती। मेरी एक बहुत गंदी आदत कह लो, चाहे कुछ भी समझ सकते हो। मैं कोई चीज़ अगर दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हो गया एक तरीके से। हो गया कि नहीं हो गया? इसके बदले में आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहा, कोई पैसा तो मैंने नहीं लिया आपसे। भाई ज्योग्राफी क्लास का कोई पैसा लिया है? नहीं लिया। इसका मतलब ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है कि नहीं? और फ्री सर्विस है, उसके बावजूद मैंने आपको कंटेंट 1 लाख रुपए वाला दिया, 1 लाख से क्या 10 लाख वाला दिया। अच्छे जो कोचिंग है ना, 1-1 लाख की फीस ले रही है, वो भी ये कंटेंट अच्छे से नहीं कराती, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे सब पता है। मेरे छोटे भाई ने कोचिंग करी थी, 1.5-2 लाख रुपए फूक दिया उसने, मेरे छोटे भाई ने, लेकिन वो सब पता है मुझे कि कैसे कंटेंट देते हैं। मैं आपको सर्विस फ्री प्रोवाइड कराऊँ, 2-4-10 दिन मान लो 2-4-10 दिन नहीं,
मैं किसी और चीज़ की वीडियो दे रहा हूँ, मैंने और भी चीज़ की वीडियो दी, जीएस पेपर 5 की दी, हिस्ट्री की दी, सारी चीज़ें दी। ज्योग्राफी की वीडियो 2-4-10 दिन नहीं आ पाई, लोगों ने फिर गंदे गंदे कमेंट करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं और नहीं देता। करो बेटा तुम कमेंट गंदे गंदे, हमारा क्या ले जाओगे, हमसे क्या दे जाओगे, ये बात ध्यान रखा करो। मैंने इसके बदले में आपसे पैसा नहीं लिया है, इसलिए मैं किसी का हुक्म तो नहीं सुनूंगा। ये मेरा अपना एक एटीट्यूड भी है छोटा सा, याद रखना। मतलब हंसता मुस्कुराता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी चूतिया हूँ कि नहीं अपनी। तो ये चीज़ें याद रखा करो आप। अगर आप जितना आप मुझसे कहोगे कि उल्टा सीधा, उतना ही मैं वीडियो लेट करूँगा, और क्या। प्यार से कहोगे तो अगले दिन वीडियो आ जाएगी, हुक्म चलाओगे तो नहीं आएगी, क्योंकि नौकर नहीं हूँ किसी का, याद रखना ये वाली बात, ठीक साहब। एटीट्यूड वाली बात नहीं है, मतलब मैं एटीट्यूड दिखाता नहीं, लेकिन नौकर जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक साहब। आगे देखो, मतलब मैं ये वाली बात अपने पापा से भी बोल देता हूँ कि पापा आप मेरे पापा ज़रूर है, लेकिन मुझे आप नौकर जैसी फीलिंग दोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में, है कि नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मतलब मुझे ऐसा सिखाया गया कि स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। आगे साहब अगला देखो, एक और देख लो महाराज, एक और देखो साहब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब बुरा मत मानना इन सब चीज़ों का, मतलब कई लोग थोड़ा ज़्यादा बदतमीजी से बोल देते हैं, जैसे हमारी टीम के पास मैसेज आते हैं ना, इसलिए मैं भी आज बोलता हूँ उनसे। हर इंसान बुरा नहीं है, आप लोगों में से 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन 1% इतने चूतिए हैं जो इस तरीके से कमेंट करते हैं, मतलब ये मैसेज करते हैं मेरे पास, ज्योग्राफी क्लास नहीं दे रहे, धोखेबाज हो तुम, हैं, तुमने मेरी उम्मीद जगा दी, अब तुम ज्योग्राफी क्लास नहीं दोगे। तो हमारी टीम कहती है उनसे, तुम्हारे बाप के नौकर है कि नहीं भाई। जिस तरीके से आप जिस लहजे में जो बात करता है, उसको उसी लहजे में जवाब भी देते हैं हम। प्यार से बात करेगा तो इज्जत से बात करेंगे, और अगर गुस्सा से बात करेगा तो नौकर छोड़ेंगे, ठीक है। देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, है कि नहीं। तो ये तरीके से बात करोगे तो आपको सलीके से रिप्लाई भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है 2015-16 के आसपास शुरू हुई थी, इसके बारे में भी कई बार सवाल आ चुका है। तो ये 2015-16 के आसपास शुरू हुई है, 2015-16, ठीक। बेसिकली 2015-16 इसका इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी बजट में ये घोषित हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें आप 2015 भी लिख सकते हो, क्योंकि बजट की वाली बात नहीं है, मतलब 2015 में ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, तो इतना ही काफ़ी है साहब। 1 जुलाई 2015 को ये शुरू भी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। एक देखो आपको फिर मैं और नोट लिखवा रहा हूँ, ये नोट ही तो चल रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं नोट, ठीक है। कुछ आगे नोट और हैं, वो भी देखो दोबारा से, अलग नोट है ये। अलग नोट क्या है साहब, आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक टर्म सुना होगा, हो सकता है आपने ना सुना हो, दोनों बातें। एक टर्म होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या चीज़। गोल्डन राइस का मतलब क्या हो गया, सुनहरा धान। राइस माने क्या होता है, चावल, ठूस लेते हो सुबह शाम, वही होते हैं चावल, दाल चावल सब खाते ही होगे। तो गोल्डन राइस क्या चीज़ होती है, जैसे इंडिया में क्या है, गरीबी ज़्यादा है, तो इंडिया में जो लोग हैं उनके अंदर विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, इसकी होती है कमी। अब गरीब लोग हैं तो महंगे महंगे फल फ्रूट ज़्यादा खा नहीं पाते, तो बॉडी में विटामिन ए की हो जाती है कमी। तो इस विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो चावल होता है, उस चावल पर बीटा कैरोटीन, किसकी, बीटा कैरोटीन, एक ये तत्व है, इसका लेप कर दिया जाता है इस चावल पे। इसकी परत थोड़ी सी, बीटा कैरोटीन की परत इस चावल पर चढ़ा दी जाती है, और वो चावल थोड़ा सुनहरा सुनहरा दिखने लगता है, और उस चावल को कहा जाता है विटामिन, वो गोल्डन राइस। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, विटामिन ए की कमी को लिखो, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए बीटा कैरोटीन युक्त, बीटा कैरोटीन युक्त चावल का निर्माण किया जाता है। बीटा कैरोटीन युक्त का चावल का निर्माण किया जाता है, चावल का निर्माण किया जाता है। यानी कौन सा विटामिन की कमी पूरा कर रहे हैं, विटामिन ए की कमी को, और क्या मिला दिया, बीटा कैरोटीन मिला दिया, और क्या बन गया, गोल्डन राइस बन गया। क्लियर है, ये भी आपने समझ लिया, ये हो गया एक नोट। अगला नोट देखो साहब, ये जो चावल वावल से रिलेटेड चीज़ है, तो एक
चावल से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ा अनुसंधान, एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में है, और उसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है साहब, लिखो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है साहब? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ पर है ये? राइस वाला जो संस्थान है दोस्तों वो है आपका कटक में। कहाँ है? कटक। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। क्लियर है? यानी केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। और ये भी आपने समझ लिया। गोल्डन राइस भी समझ लिया, विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। बीटा कैरोटीन इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है ताकि चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाए। और धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। एक नोट और, धान जो है, धान इसकी पहली बौनी प्रजाति यानी छोटी सी प्रजाति बनाई गई थी, बहुत छोटी, इसको बौनी कहते हैं। बौनी कहते हैं ना, बौनी लोग हैं यानी छोटे छोटे लोग हैं। तो धान की प्रथम बौनी प्रजाति, प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी है, ये बात आपसे पूछी जा चुकी है कई बार। तो धान की जो प्रथम बौनी प्रजाति है उसका नाम रखा गया था जया। जया बच्चन है, जया बच्चन। अमिताभ बच्चन के आगे कैसी लगती हैं? बौनी लगती हैं भाई। अमिताभ बच्चन लंबे हैं, ये छोटी सी हैं जया बच्चन, है कि नहीं? तो जया बच्चन अमिताभ बच्चन के आगे बौनी लगती है नहीं लगती? तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी हो जाएंगी? जया हो जाएंगी। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। एक चीज़ और देखो आपको नोट में समझानी है। अब देखो जैसे फसल होती है, ये ज़मीन है, मान लो ये फसल हो रही है। अगर मान लो धान की फसल करेंगे, धान की फसल करने के बाद क्या होता है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की हो जाती है थोड़ी सी कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि नाइट्रोजन की जो कमी हुई है उसे पूरा किया जा सके। और ऐसे उर्वरकों को कहते हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइज़र। और उन बायो फर्टिलाइज़र के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अजोला और एक है आपका नील हरित शैवाल। ठीक है साहब, ये बात मैंने आपको बताई, तो ये बात आप लिख लो। ठीक है, नील हरित शैवाल और अजोला क्या है? जैव उर्वरक। लिखो साहब, मैं लिखवा रहा हूँ साथ में, लिखो। धान की फसल में, वो धान की फसल के बाद, धान की फसल के बाद नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कुछ जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? अजोला और नील हरित शैवाल हैं। जैव उर्वरक अजोला और नील हरित शैवाल हैं। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, यानी कि धान की फसल हो गई, उसके बाद नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जैव उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? एक है अजोला और एक है नील हरित शैवाल। क्लियर हो गया सब कुछ? ये भी आपने समझ लिया साहब बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक, अच्छा आपने चावल बहुत देख लिया, अब एक बात आप गेहूं की देख लो। गेहूं का आपने सुना ही होगा। तो गेहूं में एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं वो देखो। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं ग्लूटेन। क्या कहा जाता है? कहते हैं ग्लूटेन। तो ये बात लिख लो आप, गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? गेहूं में। ठीक है साहब, गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जाए ग्लूटेन किसमें पाया जाता है? गेहूं में। और गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटेन हो जाएगा साहब। ये भी आपने समझिए, गा से गेहूं, गा से ही ग्लूटेन। ठीक है साहब, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। यहाँ से अपन ने शुरू किया था
फसल जो है 3 तरह की होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, यानी टेम्परेचर कम, और अप्रैल मई में काट लेते हैं, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सारे के सारे रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, और खरीफ की फसल ही वर्षा की फसल होती है साहब। ये इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिए तो बच्चे कुछ सब खरीफ के ही हो जाते हैं। क्योंकि ये जो जायद होती है, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, ये बीच का ब्रेकअप वाला टाइम है। और ये इसमें तो वही सस्ती सस्ती है, ब्रेकअप हो चुका है, करेले ऐसी शक्ल हो जाती है जब ब्रेकअप हो जाए तो तरबूजा आराम से बैठ के खाओ, ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, खरबूजा खाओ, है कि नहीं? बताओ। सिंचाई की जो फसलें हैं वो सिंचाई की फसल कह रहा हूँ, सिंचाई जो है वो 3 तरह से होती है, वृहद, मध्यम और लघु। जो बृहद फसल है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि पर है, मध्यम जो है वो 2,000 से 10,000 के बीच में है, और लघु जो है वो 2,000 हेक्टेयर से कम के बीच में है, कम की है। क्लियर है? ये पूरा सिंपल सा खेल है। ये 4-5 तरह की योजनाएं शुरू हुई थी। कमान से तीर निकला था 1974 में, तीर निकला था कमान से 1996 में, फिर पानी की तरफ ये तीर भेजा था 2001 में, और हरियाली आ गई थी 2003 में। हरियाली योजना का संबंध वृक्षारोपण से नहीं है बल्कि वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन से है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुई थी। फिर गोल्डन राइस, ये आपका विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। बीटा कैरोटीन नामक इस पर लेप लगाया गया है ताकि ये थोड़ा पीला पीला दिखता है, और इसीलिए गोल्डन राइस जो बनाया गया ताकि विटामिन ए को पूरा किया जा सके। धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी है? जया बच्चन बौनी लगती है अमिताभ बच्चन के आगे। फिर ये धान की फसल हो जाएगी तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ जैव उर्वरकों का इस्तेमाल होगा, जैसे अजोला और नीलहरित शैवाल। ग्लूटेन नामक प्रोटीन कायम पाया जाता है गेहूँ में। इससे आगे की चीज़ें कल अपन करेंगे, लेकिन आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको कोई अपनी बात रखनी हो कि साहब ये वाली क्लास दे दो, वो वाली क्लास दे दो, तो आप ये मैसेज टीम के सामने या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर उस पर टेलीग्राम नंबर पर करते हैं या यूट्यूब पर कमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें टीम देखती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत लगता हो कि थोड़ा इज्जत से बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि टीम जो है सारी चीज़ें पढ़ती है और उनका बड़ा हौसला डाउन होता है कि आप लोग में से कई लोग बड़ा बदतमीजी के साथ ये बात रखते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो आप समझ ही रहे हो दोस्तों, है कि नहीं? अच्छा, हमें भी नहीं लगता और हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन अगर आप कोई इंसान बदतमीजी करेगा तो भैया इतने हम महात्मा गांधी नहीं है कि हम उससे प्यार से बात करें। ठीक है? एक गाल पे पड़ जाए तो दूसरा गाल आगे नहीं रखते, बल्कि दूसरे गाल पे पेल देते हैं ढंग से। ठीक है कि नहीं? मतलब इतने अहिंसावादी नहीं है कि किसी की सुने। ठीक, सब बुरा मत मानना, क्योंकि ये ज़माना ऐसा ही है। अगर आप बहुत विनम्र बनेंगे तो लोग आपकी ढंग से ले लेंगे, इसलिए इतनी विनम्रता ही दिखाएंगे जितनी की डिज़र्व कर सकते हो आप लोग भी। मतलब ये बात मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर प्यार से बात रखोगे, सर भाई संभव भैया ये वाली चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल करेंगे साहब, जान हाजिर है। लेकिन संभव भैया पर हुक्म चलाओगे और बदतमीजी के साथ चलाओगे तो संभव भैया को भी बुरा लगेगा और टीम को भी बुरा लगेगा। आप समझदार हो। शुक्रिया।